75 साल किसी भी मुल्क के इतिहास के लिए कम नहीं होते। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कम नहीं होते। कम से कम 75 साल के बाद ये जांचने परखने का तो समय आ ही जाता है कि इन सालों में इस मुल्क ने क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ हासिल नहीं कर पाया, कितना पोटेंशियल था, उसका कितना इस्तेमाल हुआ। इस साल पाकिस्तान 75 साल का हो रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर इश्तियाक अहमद हैं। हम उनसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या कुछ हासिल किया या क्या कुछ हासिल करने से रह गया। इश्तियाक साहब, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आपका जन्म और पाकिस्तान का जन्म एक ही साल हुआ है। 1947 आपकी भी पैदाइश है। इसका मतलब आपने पाकिस्तान को बचपन में देखा, पाकिस्तान की जवानी देखी, पाकिस्तान के साथ आप पले बढ़े। बाद में आप पाकिस्तान छोड़ के चले ज़रूर गए, लेकिन आपकी दिलचस्पी पाकिस्तान में बनी रही। तो ये 75 साल का जो पाकिस्तान का सफ़र है, ये आपकी 75 साल ज़िंदगी से भी उससे भी मैच करता है। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान की हिस्ट्री को लेकर है। दरअसल ये हिस्ट्री का सवाल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आइडेंटिटी का सवाल है। इसीलिए हिस्ट्री को पाकिस्तान में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, अलग अलग तरीक़ों से लिखवाया गया, लिखा गया। और एक मुझे नहीं लगता कि कभी वो कन्फ्यूज़न दूर हो पाया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कब शुरू होती है। मसलन मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अभी प्रोफेसर मन्नान जो अमेरिका में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनकी किताब आई है बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उससे ये समझ में आता है, वो मजाक करते हैं कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट का सीरियल नंबर 1 देखा जाए तो सीरियल नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम के नाम दर्ज होगा। उनके कहने का मतलब ये है कि 711-12 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की फ़तेह की तो पाकिस्तान की तारीख शुरू हुई। बहरहाल ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है, मगर पाकिस्तान की एक पूरी जोग्राफ़ी जो हमारे सामने है, क्या उस जोग्राफ़ी का 15 अगस्त 1947 या 711 के पहले का जो इतिहास है वो पाकिस्तान का इतिहास नहीं है? क्या पोरस, दाहर, महाराजा रंजीत सिंह ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के हिस्सा नहीं हैं? क्या तक्षशिला और मोहनजोदड़ो इनसे पाकिस्तान के इतिहास को कुछ लेना देना नहीं है? ये सारे सवाल ये आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान और इज़राइल 2 ही मुल्क हैं जिनको नज़रियाती मुल्क कहा जाता है। ख़ास नज़रिए के तहत दोनों क्रिएट हुए। इज़राइल को तो अपने इतिहास को लेकर के मैंने कभी नहीं पाया कि इतिहास में कोई इज़राइल में कोई गलतफहमी हो, लेकिन पाकिस्तान में ये गलतफहमी लगातार बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, हम कैसे शुरुआत करें? पाकिस्तान का इतिहास कब से शुरू माना जाए? विभूति राय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बड़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की, और जो आपने सवाल उठाए हैं वो वाकई हर पाकिस्तानी के ज़हन में भी हैं जो सोचता है, लेकिन पाकिस्तान से निकल के हिंदुस्तान के अंदर भी जो इस पाकिस्तान के फिनोमिनन को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, बल्कि सारी दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान का ओरिजिन कब से डेट किया जाता है। तो आपने जिक्र किया मोहम्मद बिन कासिम वाला चर्चनामे का जिक्र किया, एक तो ये पोजीशन है। इससे ज़रा मुख्तलिफ पोजीशन मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 मार्च 1944 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए हुए थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा वो ये था कि जब पहला इंडियन, व्हेन द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टेड टू इस्लाम, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसके मुआशरे ने उससे दूरी कर ली, ही वॉज ऑस्ट्रसाइज्ड, और उसी दिन से पाकिस्तान की फाउंडेशंस रखी गई हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का आना उससे भी ज़रा देर से है, क्योंकि साउथ इंडिया में मालाबार में तो अरब मुस्लिम पहले आके बस चुके हुए थे, लेकिन जिन्ना साहब की ना हिस्ट्री पे कोई अबूर था, ना जियोग्राफी पे था। तो खैर जो उन्होंने कहा ये है जिन्ना साहब की एक स्पीच, जबकि एक दफ़ा बहुत
इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी के बैठे हुए थे एक डिस्कशन में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो एक साहब आए और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये स्टेटमेंट देखें, मैंने सुनी है, कभी ये भी हो सकता है। और वो जिन्ना के बहुत मुद्दा थे। तो शाम को मैंने फिर उस महफिल में तो मैंने उनको स्टूडेंट्स के सामने एम्बेरस नहीं किया। शाम को मैंने वही स्पीच भेज दी कि हुजूर, जिसका आप जिक्र मजाक कर रहे थे, ये आपके लीडर की स्टेटमेंट है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब इसको डील करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2-3 और पोजीशंस भी इख्तियार की, जिनमें से एक एतजाज़ एहसन जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो लीडर रहे, पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर हैं। उन्होंने इंडस सागा एक किताब लिखी, जहाँ पे कोशिश की कहने की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और गंगा की सिविलाइजेशन 2 मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी हमेशा से। और उन्होंने हिस्ट्री में एक शो किया कि 6000 साल से पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। इससे पहले ये आइडिया पाकिस्तान ने किसी एक थे अपना मोर्टिमम व्हीलर शायद नाम था, उनको बुलाया था। उन्होंने भी यही आइडिया दिया था कि ये जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो 5000 साल पुरानी है। तो इस किस्म की कोशिश की गई, लेकिन जहाँ पे डंडी मारते थे ना एतजाज़ एहसन, वो यहाँ पे कि 47 में जब यहाँ से हिंदू सिख चले गए और हिंदुस्तान से मुसलमान वापस आ गए, तो वो अपने घर आ रहे थे। यानी कि टू नेशन थ्योरी को उन्होंने आखिर में अपना लिया, बजाय कि सिविलाइजेशनल थ्योरीज प्रपोज करने के। भाई साहब, वजह यह है कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल ये नॉवल आइडिया था, और इस नॉवल आइडिया के पीछे लॉर्ड लिनलिथगो का हाथ है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने अंग्रेजों की मदद करने को रिफ्यूज कर दिया, जब तक कि पावर वो ट्रांसफर नहीं करते, तो जिन्ना साहब गए और उन्होंने कहा देखो, इन हालात में अगर कांग्रेस को आइसोलेट करना है तो मुस्लिम कम्युनिटी और उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग को तुम अपना साथ मिलाओ। तो उस दिन से जिन्ना नीडेड लिनलिथगो नीडेड जिन्ना। मैंने जिन्ना को कोट किया है कहते हुए कि अप अंटिल नाउ इट वाज ओनली मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, बट नाउ दे आर लेइंग द रेड कारपेट फॉर मी। तो जिन्ना साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है, और लिनलिथगो ने कहा है कि इन द प्रमोशन ऑफ जिन्ना आई हैड अ पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये दोनों तरफ से इतराफ है कि उन्होंने इसमें, वो कहते हैं हैंड्स इन ग्लव, इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। लेकिन लिनलिथगो ने कहा कि भाई ये आप कोई कॉन्क्रीट डिमांड भी तो करें ना। तो फिर ये जो लाहौर का रेजोल्यूशन है 23 और 24 मार्च 1940 को, जो पहले पेश किया गया, फिर पास किया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहां पे मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाए। इनिशियली कई स्टेट्स का ये प्रपोजल था, जो आखिर में एट द एंड ऑफ द डे एक पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान का उससे पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। पाकिस्तान बनाया गया एक आइडियोलॉजिकल बुनियाद पे, बिल्कुल इसराइल की तरह। और वो आइडियोलॉजिकल बुनियाद ये थी कि मुसलमान जो हैं वो कोई माइनॉरिटी या रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है सिर्फ, वो एक पॉलिटिकल नेशन भी है, क्योंकि उनके पास अपना कानून है, अपने आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना सेंस ऑफ हिस्ट्री है, अपनी वर्ल्ड व्यू है। और ये सारी चीजें हिंदुइज्म से हर मौके पे क्लैश करती है। तो टू नेशन थ्योरी। इश्तियाक साहब, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। दरअसल हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, और हिस्ट्री को प्रोपोर्शनेटली शायद इतना स्पेस हम नहीं दे पाएंगे। मैं अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूँ। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो दोनों मुल्क एक साथ ही आज़ाद हुए, और दोनों ने अपना सफ़र एक साथ शुरू किया। मैं हमेशा इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हिंदुस्तान ने तो 2-2.5 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, और 1952 से इलेक्शंस कराने शुरू किए जो आज तक चल रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद
पाकिस्तान ने 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और आज तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वहाँ मिलिट्री हुकूमत करती है या सिविलियंस जो जनता से चुन के आते हैं वो हुकूमत करते हैं। आखिर मॉडल तो एक ही था ना, ब्रिटिश मॉडल दोनों के सामने था। दोनों में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी थी, दोनों में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होना था, प्रेसिडेंट फिगर हेड होता, आर्मी सिविलियन हुकूमत के ताबे होती, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? जैसे मैंने कहा है कि ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट थी और आइडियोलॉजी के ऊपर उसके नाम पे मुल्क ले लेना एक बात है, बाद में उस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे एक मुल्क की लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बिल्कुल एक और प्रॉब्लम है। क्योंकि मुसलमानों के अंदर कुछ लोग सेकुलर, कुछ लोग मॉडर्निस्ट और कुछ लोग फंडामेंटलिस्ट थे। तो ये किसकी स्टेट होगी और किस फिरके की होगी? सुन्नियों की होगी, शियाओं की होगी, सुन्नियों के अंदर बरेलवियों की होगी या किसी और? क्योंकि हर बात पे तो ये इनके झगड़े हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये था। दूसरी बात ये है कि जिन्ना साहब ने हर वो आर्गुमेंट दी थी पाकिस्तान जीतने के लिए, जिनसे हिंदुओं और मुसलमानों की जो डिफरेंसेस हैं उनको डीप किया जाए, और तब तक तो ये कामयाब हो गए। मगर अब जब ये है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो वहाँ मैं कहता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं शुरू से लेके आखिर तक, वो ये है कि पाकिस्तान इज़ नाइदर अ फिश नॉर अ फाउल। ना वो डेमोक्रेटिक बन सका, ना वो इस्लामिक बन सका। इन दोनों को सिंथेसाइज़ करना कोई आसान बात नहीं है। मसलन जो प्रीएम्बल है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का और अब वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty, which He has delegated to the elected representatives of the people of Pakistan. यानी कि सॉवरेंटी जो है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, वो अल्लाह की है। और वो अथॉरिटी कहाँ से आप डिराइव करते हैं? कुरान, सुन्ना यानी शरिया से। लिहाजा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी और कानून बनेंगे, वो आज़ादी से नहीं बन सकते, मॉडर्न वैल्यूज से नहीं बन सकते। आप मॉडर्न आइडियाज लें भी तो उनको इस्लामिक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में सारी वो लिबरल वैल्यूज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन वहाँ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान विल वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। अब वो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले में जब वो लाते हैं, तो फिर हर किस्म का कानून लाना पड़ता है। मसलन एक मुस्लिम औरत जो है वो गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, ये इस्लामिक लॉ है। एक मुसलमान जो है वो ज्यूज और क्रिश्चियन से शादी कर सकता है, लेकिन एक हिंदू सिटीजन से शादी नहीं कर सकता। तो इस किस्म की लॉज और डेमोक्रेसी, वहां पे लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, बट विद इन लिमिट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द शरिया। और शरिया की लिमिटेशंस तो ये हैं कि कोई आज़ादी जो अल्लाह और इस्लाम और इसके को के साथ क्लैश करती हो, वो कभी नहीं कबूल की जा सकती। तो पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल स्टेट, देखें एक और बात बता दूं कि इज़राइल की भी मुखालफत जो उनके थे ना अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, उन्होंने की थी। कि जो ये एक ज्यूज की है ना डेली प्रेयर, ओ गॉड नेक्स्ट ईयर आई शुड बी इन जेरूसलम, उन्होंने कहा ये एक स्पिरिचुअल बात है। जायनिस्टों ने उसे एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया। इसी तरह जो इस्लाम के बड़े स्कॉलर थे, अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, आज ही मेरा आर्टिकल छपा है, उन्होंने इस्लामिक बुनियादों पे पाकिस्तान को रद्द किया है कि ये बनेगा तो ये ना इस्लाम का इसमें कोई फ़ायदा है और ना मुसलमानों का है, बल्कि मुसलमानों के टुकड़े हो जाएंगे और इस्लाम की जो अपील है यूनिवर्सल, उस पे भी रोक लग जाएगी। तो कन्फ्यूजन पहले दिन से है और आज तक है। इलेक्शन नहीं करवा सके क्योंकि जो हुकूमत पहले बनी वो उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट्स की मेजॉरिटी थी। जब पता लगा कि इलेक्शन हो तो ये ना हो कि यहाँ के लोकल्स
ज़्यादा आ जाएँ और मिनिस्ट्रीज़ उनको देनी पड़े, तो उन्होंने इलेक्शन किसी बहाने से करवाए ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी। और जब इलेक्शन हुए 1970 में और रिजल्ट ने मेजॉरिटी दे दी ईस्ट पाकिस्तान को, जो बाद में बांग्लादेश बना, तो वेस्ट पाकिस्तानी पावर एलीट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। एक सिविल वॉर हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। बाद में इंडियन इंटरवेंशन हुई, पाकिस्तान को डिफीट हुई और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस्लामिज्म पे ज्यादा जोर दिया गया कि वी हैव टू बी ट्रूली इस्लामिक। ये भुट्टो साहब ने शुरू कर दिया। पहले की कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ कहती थी प्रेसिडेंट विल बी अ मुस्लिम, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी कर दिया और कहा कि दोनों ये कसम खाएंगे, ओथ, दैट दे बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इसके कहने के बाद जो कादियानी या रहमदी कम्युनिटी है वो गैर मुस्लिम करार दे दिए गए 74 में। तो पाकिस्तान ने वो एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सके, जो फेडरल हो वो भी ना बना सके। वेस्ट पाकिस्तान को इन्होंने 1955 में या 55 में वन यूनिट बना दिया। पंजाब भी खत्म हो गया, सिंध भी खत्म हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटर भी हो गया, बलूचिस्तान भी हो गया और एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसके खिलाफ फिर जो छोटे प्रोविंसेस हैं उन्होंने जिद्दोजहद की। 1970 में दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। अब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री, और वो असूल भी तो पूरे ना हुए, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो बिल्स लाता है और उसके इनिशिएटिव से कानून और रूल ऑफ लॉ और ये और वो। लेकिन जब तक जिना साहब उनकी सेहत सही थी अप्रैल 1948 तक, तो हर कैबिनेट की मीटिंग पे वो प्रिजाइड करते थे और सारे बिल और वो जो है वो पास करते थे। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वहां बैठ के साइन करता था। और एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने वो पावर्स एक्वायर कर ली जो वाइसरॉय के पास नहीं थी। उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिनका पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी थी, कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार की, उसको डिसमिस कर दिया, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियाद नहीं थी। उन्होंने अपना ईस्ट पाकिस्तान में जाके मार्च 1948 में कहा उर्दू विल बी द ओनली नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जबकि 55% जो पॉपुलेशन है वो बंगाली स्पीकिंग थी, जो उर्दू से बिल्कुल कन्वर्सेंट नहीं थे। तो पाकिस्तान कभी भी एक डेमोक्रेटिक जो होता है ना प्रोजेक्ट कामयाबी से नहीं बन सका। ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। आपने इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल में अपनी किताब पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में रोशनी डाली है। आज भी काफ़ी विस्तार से इस पर बातें हुई। मैं समझता हूँ कि अब एक बैकग्राउंड बन गया। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब आप ये बताएं कि मुख्तलिफ़ शोबों में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स के दूसरे इलाके हों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का एरिया हो, कल्चरल फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, इन तमाम शोबों में पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में क्या कुछ हासिल किया? देखिए, पाकिस्तान ने एक बात कहनी शायद इम्पोर्टेंट है कि जब यहाँ से हिंदू और सिख चले गए वेस्ट पाकिस्तान से, तो मुसलमानों को फ्री एक ग्राउंड मिली आगे बढ़ने की, नौकरियां मिली, बिजनेस शुरू करने की। तो कुछ लोगों को तो उससे बिल्कुल फायदा हुआ है। एजुकेशन में शुरू में लिबरल एजुकेशन ही थी, जो ब्रिटिश दौर में उन्होंने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रखी थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में इसको इस्लामिक और प्योर ये बनाना, ऑथेंटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश की गई, तो एजुकेशन के अंदर भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये आइडियोलॉजी ठोस दी। और नफरत जो है, ये अभी एक वीडियो आया है जिसमें बताया बताया जा रहा है कि बच्चों को बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है। मैंने खुद देखा है पाकिस्तानी स्टडीज में कि जब वो खिलाफत मूवमेंट हुई थी तो हिजरत मूवमेंट महात्मा गांधी ने मुसलमानों को कहा था शुरू करो। यानी इससे बड़ा झूठ क्या है?
गांधी जी तो इनकी मदद के लिए आए थे और उनको हिजरत का तो आइडिया भी कोई नहीं है, ये मुसलमानों की अपनी इन्वेंशन थी। तो ये पढ़ाया जाता है झूठ। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जब ये 5-6 साल जाके पाकिस्तान में पढ़ाया, तो मुझे लगा कि वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जिन्ना साहब को एक पैगंबर नहीं तो कम से कम सेंट के तौर पे पेश किया जाता है। उनकी हर हरकत जो है वो दुरुस्त थी और उनके बाकी जो मुखालिफ थे वो हमेशा गलत थे। ये एक अननेचुरल बात है, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज़ द केस। साइंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा ले आए हैं इस्लामाइज़ेशन। कहते हैं कि कहा जाता है कि आप अब जब फिज़िक्स पढ़ाएँ, तो आप कहें कि ये फिज़िक्स का असूल है, लेकिन कुरान के मुताबिक ये चीज़ें ऐसे हैं। क्रिएशनिज़्म है, डार्विन की थ्योरी तो आप ठीक है ज़िक्र करें, बट आप कहें कि जी कुरान के मुताबिक ये सारा कुछ 6 या 7 दिनों में हुआ है। तो अब वहाँ पे कहाँ से एक एनलाइटेंड, इनोवेटिव, क्रिएटिव साइंटिस्ट निकलेंगे? इसी तरह आइडियोलॉजिकल स्टेट एक तो है ना सोवियत यूनियन ने बनाई थी, लेकिन उसका फलसफा प्रोग्रेसिव था आगे बढ़ने का। ये 7वीं सदी के वैल्यूज़ को ठोसना चाहते हैं 20वीं और 21 सदी में। दैट विल नॉट वर्क एंड इट हैज़ नॉट वर्क्ड। ये वजह है। तो एजुकेशन नहीं, इंडस्ट्री में पाकिस्तान के चंद साल तो कमाल के हैं। जब अयूब खान ने अब पाकिस्तान में ये भी है कि मिलिट्री रूल इज बैड, सिविलियंस आर गुड। दिस इज अटर नॉनसेंस। सिविलियंस ने बंगल कर दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सिविल वॉर होने लगी थी जब अयूब खान केम, और अपने शुरू में जब तक उन्होंने ये 65 वॉर नहीं शुरू की, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंसिंग की, क्योंकि पाकिस्तान को वो सक्सेस स्टोरी दिखाना चाहते थे एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की डेवलपमेंट प्लान सोवियत मॉडल थी, तो एक वेस्टर्न इंटरेस्ट भी था पाकिस्तान में। और इन्होंने लाइट इंडस्ट्री लगाई पाकिस्तान, कम से कम वेस्ट पाकिस्तान में एवरी डे यू कुड नोटिस कि नई चीजें पाकिस्तान में बन रही हैं। मुझे पता है, मैंने जाके जो टूथपेस्ट है पाकिस्तान की खरीदी तो बड़ी खुशी से खरीदी, उससे पहले इंपोर्ट होती थी। बट 65 वॉर शुरू की, और फिर उस दिन के बाद वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, हमारे टेक्सटाइल जो थी वो इंडिया से बेहतर थी और इंडिया के अंदर बिका करता था सारा कुछ, वो भी खत्म हो गया। एग्रीकल्चर 47 से पहले सारे इंडिया को कम से कम वीट फीड जो करता था, ये वेस्ट पंजाब की कैनाल कॉलोनीज करती थी। इसे कहा जाता था ग्रेनरी ऑफ पाकिस्तान। वो भी अब इंपोर्ट करता है अपनी फूड स्टफ को। तो हु वुड यू ब्लेम? सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे अगर आप देखें, तो एक ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान वाज़ वेरी हाई, ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि बहुत गरीब था, नीचे होता था, बीच में होता था इंडिया। अब इंडिया इज़ प्रोबेबली एट द टॉप अगर रियल वो पर कैपिटा इनकम देखी जाए, लेकिन बांग्लादेश इज़ कैचिंग कैचिंग अप, पाकिस्तान नंबर 3 हो गया। तो आपके रिलेटिव एडवांटेज आपने खत्म कर दिए हैं। आपने कोई, जिस तरह इंडिया ने सॉफ्टवेयर में दुनिया पे छा गए हैं, इनका कोई कमाल ही नहीं है जो इन्होंने किया हो। हम लोग तो एक ही हैं। मेरी एक ये इतना मैं कह दूं, मैंने कहा कि 1947 में जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने एक ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट किया, और ये अपना 1990s में जाके और उसके बाद जो इंडिया का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडिया से टक्कर लेके ट्रेड बंद करके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उससे भी हमने ऑप्ट आउट कर दिया है। तो पाकिस्तान हैज बीन शूटिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन फुट। ये वाली बात है। किसी ने इनको आके तंग नहीं किया, ये खुद ही इस किस्म की पॉलिसी बनाते हैं, और ये बड़ी दुख की बात है। पाकिस्तान के लोग बड़े मेहनती हैं। मैं जब यूरोप में जाता हूँ, 18-18 घंटे बच्चे काम करते हैं, फैमिलीज़ को पालते हैं, और वो डिस्टिंग्विश भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है इंडियंस आर फार एडवांस, इसमें कोई शक नहीं है। स्वीडन के अंदर भी आईटी में इंडिया छा गया है, लेकिन पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, यंग पीपल एंड ऑल। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ बनाना जो है,
वो पाकिस्तान के जो है ना पावर एलीट, डीप स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप कहना चाहें, रूलिंग क्लासेस, उन्होंने कभी दुरुस्त नहीं की। ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। इन 75 सालों में आधा वक्त फ़ौज की हुकूमत में गुजरा, बाकी आधा वक्त जब डेमोक्रेसी रही तब भी पर्दे के पीछे से फ़ौज ही कंट्रोल करती रही। ऐसा वक्त बहुत कम गुजरा जब जो सिविलियन हुकूमतें थी उनका इदारों पर कंट्रोल रहा। इदारों से मेरा मतलब आईएसआई, या अब तो उसमें जुडिशरी भी जुड़ गई है। ज़्यादातर वक्त ये सिविलियन हुकूमतें फ़ौज के ही ताबे रहीं। तो क्या इसके पीछे कोई ख़ास तरह की साइकोलॉजी है, कोई ख़ास तरह का मनोविज्ञान है? आखिर दोनों फ़ौजें एक ही ट्रेडिशन से आई थी, दोनों की तरबियत एक तरह से हुई थी। ब्रिटिश आर्मी के दोनों भाग थे, दोनों को सैंडहर्स्ट में ट्रेन किया गया था। और 65 की लड़ाई में तो बड़ा दिलचस्प अनुभव ये हुआ कि एक ही प्लेटून के दो अफसर बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। चूँकि मेरी बहुत दिलचस्पी पाकिस्तान में है और मैं वहाँ के अखबार बहुत रेगुलरली पढ़ता हूँ, तो मैं तो पाता हूँ कि ज़्यादातर मौक़ों पर सिविल सरकारों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। सिविल सरकारें कभी जुडिशरी के शरण में जाती थीं, कभी फ़ौज की शरण में जाती थीं और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कोई न कोई कार्रवाई करवाने की कोशिश करती थी। ऐसा क्यों होता था? साइकोलॉजिकल कह लें, सोशियोलॉजिकल कह लें, पॉलिटिकल कह लें, आइडियोलॉजिकल कह लें, हर वो फैक्टर है। देखिए, मुल्क बनाया था कि हमने इंडिया का हिस्सा नहीं होना। दिस इज अ नेगेटिव पोजीशन। किस लिए बनाया था? उसपे तो जब तक आर्मी नहीं आई तो पॉलिटिशियन थे, ब्यूरोक्रेट ही थे, वो ही ये कर रहे थे ना। जब उन्होंने इस सिस्टम को ही ना चला सके, तो किसी भी स्टेट का आखिरी जो मेन स्टे होता है उनकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। तो पहली दफा जब अयूब खान केम, ही केम विद मेनी प्रोग्रेसिव आइडियाज। लेकिन जब एक दफा उन्होंने देखा कि ये पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं, और सिविलियन जब आ जाते हैं आर्मी वाले, तो उनको भी करप्शन की आदत पड़ जाती है। और उन्होंने उसके बाद आर्मी का बिल्कुल जो आप रोल बता रहे हैं ना, वो बढ़ता ही गया है। लेकिन पहले दिन से ऐसे नहीं था। दोनों रियासतों को सिविलियन सुप्रेमेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम सिखाया गया था। हमारे पॉलिटिशियंस उसमें नाकाम हो गए, जिसमें आर्मी का कोई रोल नहीं, जब तक के सिविल वॉर वाली सिचुएशन नहीं हो गई और वो आ गए। जब वो आए, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन जाता है ना कि आपके सिविलियन में, म्युनिसिपैलिटीज में, ट्रेड में, इकोनॉमी में हिस्सा पड़ जाता है। एंड सिंस देन आर्मी का वाकई है, मैं कहूंगा कि आर्मी, व्हेन डज द आर्मी एक्ट ऑन कश्मीर? अगर कोई सिविलियन कुछ हुकूमत करना चाहे तो वो नहीं करने देते। ये आर्मी का एक है, दे पुट द फुट डाउन। लेकिन इंटरनली अगर कोई नॉर्मल हुकूमत कर रहा हो तो आर्मी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता यह है कि जब बेनजीर वाज इन पावर, नवाज शरीफ हर वक्त जाके हेडक्वार्टर उसके खिलाफ बोलते थे। जब नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर तो बेनजीर यूज्ड टू गो एंड डू इट। तो पाकिस्तान अब भी आप देखें ना, इमरान खान और ये जो हैं, ये दोनों, नवाज शरीफ को भी आर्मी लेके आई थी, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया। और उसके बाद इमरान खान को भी लेके आए, अब उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब मसला ये है कि बीच में कोशिश भी हुई है। मसलन जनरल बाजवा ने कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, 7 घंटे बोलते रहे वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कि ठीक है, हम इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर को हम प्री कंडीशन नहीं बनाते। ये पब्लिक में जब आया तो मैंने और कई लोगों ने इस पे बहुत लिखा। और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका यार, कासरा या वटेवर, उनका आप वीडियो देख लें। उन्होंने भी इसकी तारीफ की। लेकिन 2 दिन के बाद इमरान खान के अपने मिनिस्टर्स ने कहा कि नथिंग डूइंग, जब तक कश्मीर पे ये नहीं होता, वो नहीं होता, नो ट्रेड विथ इंडिया। तो आप पॉलिटिशियंस को अपना क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का मिजाज साइकोलॉजिकली, कल्चरली वही है, औरंगजेब डेमोक्रेसी। जब मैं पावर में हूं
तो मेरे भाई भी उड़ाए जा सकते हैं और पॉलिटिशियन ऑपोजिशन का भी कोई चांस नहीं। दैट्स द ये कल्चर है, साइकोलॉजी है, क्या है? आप शायद रऊफ क्लासरा की बात कर रहे थे, इश्तियाक साहब। जी, बिल्कुल। रऊफ की तरह बहुत सारे जर्नलिस्ट थे उस दौर में, जिन्होंने जनरल बाजवा की इस पेशकश का समर्थन किया था। बहरहाल वो तो हो नहीं पाया। अभी तक आपने जितना कहा इश्तियाक साहब, उससे एक थोड़ी सी ग्लूमी, एक थोड़ी सी निराशाजनक पिक्चर सामने आ रही है। लेकिन फिर भी जरा हम पॉजिटिव पक्ष को भी देखें। इन 75 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, चाहे वो एजुकेशन का एरिया हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, कल्चर हो, ह्यूमन राइट्स का एरिया हो। कुछ तो ऐसा होगा जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ एक उल्लेखनीय अचीवमेंट किया। देखिए, अपना पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, तो एक बिल लाया गया कि औरतों को अगर हैरेस किया जाए काम वर्क प्लेस पे, ये वो, तो उनको चार्ज किया जा सकता है। इस किस्म के लॉज बने। अयूब खान के दौर में पहली हुकूमत में मुस्लिम फैमिली लॉज वो लेके आए, जो बहुत प्रोग्रेसिव एक था। कोई सिविलियन नहीं है वो ला सका। उसके अंदर शरिया के मुताबिक औरतों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। मिनिमम एज फॉर मैरिज उन्होंने 16 साल कर दिया। और एक इस्लामिक लॉ जो सुन्नियों पे अप्लाई होता है वो ये है कि अगर दादा जिंदा हों, उनके 3-4 बच्चे हों और बच्चों के आगे बच्चे हों, अगर उनमें से कोई एक बेटा या कुछ वो मर जाए, तो वो प्रॉपर्टी यतीमों को यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिलती, वो उनके बाकी बेटे जो जिंदा हैं और बेटियां उनको मिल जाती हैं। उसको उन्होंने चेंज किया कि इस्लाम तो इंसाफ के लिए आया था, ये तो बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है। तो इस किस्म के लॉज लाए गए और इसका फिर सत्यानाश भी किया गया भुट्टो के दौर में और ज़ियाउल हक के दौर में। इधर गुड हुआ, उधर बैड शुरू हो गया। तो पाकिस्तान बाय कंपैरिजन टू इंडिया कई जगह पे 70s 80s तक भी पाकिस्तानी, एटलीस्ट वेस्ट पाकिस्तानीज वर बेटर फेड देन इंडियंस। खाने पीना भी बेहतर था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर था। अब वो सारा खत्म हो गया। तो मैं यहाँ बैठ के अब एक इमेजिनरी क्लेम आपके साथ क्या करूं? हाँ, ये मैं कहता हूँ इंडियंस को मैंने कहा है कि वी प्रोड्यूस द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, यू प्रोड्यूस द बेस्ट बैट्समैन। ये है 2 मुख्तलिफ अचीवमेंट। इसके अलावा तो मुझे कोई और एकदम याद नहीं आ रही। देखिए, एक एरिया तो है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने हमसे बेहतर कानून बनाए। वो शायद आप भी उससे सहमत होंगे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पाकिस्तान में बहुत सारे चेंजेस किए गए जो हिंदुस्तान की सरकारें करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मसलन पॉलीगेमी लीजिए, जो मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज था या है, उसमें पाकिस्तान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। उसी तरह इनहेरिटेंस में पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा बेहतर किए। तो या तलाक़ के कानून ले लें, तलाक़ के कानूनों में भी पाकिस्तान ने बहुत सारे चेंजेस किए जिन्हें करने की हिम्मत हिंदुस्तानी सरकारें नहीं कर पाई। जी, जी, वो वही वाला जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉज का हिस्सा है ये। मेंशन करना मैं भूल गया, लेकिन याद रखें ये अयूब खान लेके आए थे। और जब वो लेके आए थे, आई वाज़ विटनेस, मेहल 62 में, आई वाज़ हाउ 17 या व्हाटएवर। मौलवियों ने पता नहीं कितने जुलूस, कुफर के फतवे ये सारे लगाए अयूब खान पे, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। और आज तक ज़ियाउल हक ने भी उसको चेंज नहीं किया। और मैं कहा करता हूँ कि क्योंकि ज़ियाउल हक के घर में भी बेटी थी, तो सौतन लाना कौन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए किसी ने उस लॉ को चेंज नहीं किया। तो हाँ, इंडिया के अंदर ये जो है पर्सनल लॉ में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान में तो वो चेंज लाए हैं। ये बाय कंपैरिजन मुसलमानों के लिए बेहतर है, लेकिन इंडिया का लॉ जो मेजॉरिटी लोगों के लिए वो तो हाफ हाफ कर दिया है ना उन्होंने। और डाइवोर्स लॉज भी इंडिया के ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, मगर एज कंपेयर टू द मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान के लॉज बेहतर हैं इंडिया से। ये बात दुरुस्त है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसे इलाके में लेके चलता हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। भारत और पाकिस्तान के जो पिछले 75 वर्ष गुजरे हैं,
ये कोई बहुत दोस्ताना संबंधों का वक्त नहीं रहा है। बीच बीच में कुछ खुशगवार क्षण आते थे, कुछ खुशी के झोंके आते थे और शांति की बात होती थी, दोस्ती की बात होती थी, लेकिन ज़्यादातर वक्त लड़ते झगड़ते ही बीता। हमने 3-4 जंगें लड़ ली, हमने तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस एक दूसरे पर लगा लिए, वीज़ा देने से गुरेज किया, जो हमारा नॉर्मल ट्रेड हो सकता था उसे हमने रोके रखा या अभी भी रोके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी हो रही थी या इनके पीछे कोई ताकत थी जो ये सब करा रही थी। क्या अब आपको भविष्य में ऐसा लगता है कि इन दोनों मुल्कों के बीच अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, ख़ास तौर से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को एनकरेज किया जाएगा? कश्मीर ज़रूर एक ऐसा मुद्दा है जो जिसका कोई बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में जिसका कोई बहुत एमिकेबल सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं कोई हल दिखाई दे रहा जिसे आसानी से दोनों मुल्क का एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कश्मीर को थोड़ी देर तक एक किनारे कर दिया जाए और हम बाकी चीज़ों में आगे बढ़ें, बाकी पीपल टू पीपल कांटेक्ट में हमारे रिश्ते बेहतर हों, हम ऐसे तमाम काम करें जिससे जंग की पॉसिबिलिटी कम से कम होती जाए? आपको क्या लगता है? उम्मीद पे दुनिया कायम है जिसपे आप और मैं भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जब अकल आ जाएगी तो इस इलाके में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत जल्दी से वो विद इन द नेक्स्ट 20 इयर्स आप देखेंगे ये सारा सब कॉन्टिनेंट एक वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक जायंट के तौर पे ये इमर्ज करेगा, मगर उसकी प्री कंडीशन है कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करना, ट्रेड रूट्स को फ्री करना ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो। पाकिस्तान को उसमें 100% फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई नहीं है। और जिस तरह मैं कहूँगा जनरल बाजवा ने कहा था कि हम कश्मीर को प्री कंडीशन नहीं बना रहे, अगर वो कर दें, लेकिन सुना है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, उन्होंने कहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे किसी ने बताया एंड आई वाज सीरियसली डिस्टर्ब्ड कि वो यूएन के अंदर जाके ये नूपुर केस को ये अपना दोबारा रिवाइव करेंगे। ये नूपुर जो केस हुआ है ना, तो इफ ही इज गोइंग टू डू दैट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड इमरान खान? तो अगर मिलिट्री की कोई बात नॉर्मल होती है तो हमारे हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने नंबर बनाने के लिए पॉपुलिज्म करते हैं। तो आई एम सॉरी, जिस दिन इनको समझ आ जाएगी पाकिस्तान को खास तौर पे, और इंडिया में भी जो है ना एंटी मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म मैं रोज देखता हूँ और मुझे गालियां भी देते रहते हैं, रन डाउन भी करते रहते हैं, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया में ये रिएक्शन के तौर पे हुआ है। काफी देर तक कोशिश होती रही कि इनकी दोस्ती हो जाए, और मेरे ख्याल से कश्मीर का सलूशन जो है आज आज से 1000 साल पहले जो एक्सेप्टेबल हो सकता है वो यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा बन जाए, दोनों मुल्क फिर ट्रस्ट बिल्ड करें और आना जाना कश्मीरियों का, पंजाबियों का हो जाए, और दो स्टेट्स भी रहें, उनकी सॉवरेंटी भी अपने इलाकों में हो। ये अकल की बात है। यूएन, यूरोपियन यूनियन का मॉडल, आसियान आप देख लें, हर जगह पे जहां कामयाबी हुई है वहां ट्रेड और पीस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। ट्रेड जित करें या ना करें, बट नो रिजॉर्ट टू फोर्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। हमारे यहाँ 4-5 जंगों ने क्या हमें दी है? तो ये है मेरा ख्याल के कभी ना कभी तो अकल आएगी। आपने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बात की, मुझे लगता है कि वन अपमैनशिप है। जैसे पहले आपने जिक्र किया था, जनरल बाजवा ने तजारत शुरू करने की बात की तो इमरान खान ने उसे शूट डाउन कर दिया। अगर इमरान खान की तरफ से ये सजेशन आया होता तो शायद जनरल साहब उसको नहीं मानते। तो ये तो वन अपमैनशिप है, चलता रहेगा। मैं आपकी राय जानना चाहता था कि मान लीजिए हम वीज़ा रिजीम अपनी लिबरल कर दें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एनकरेज करें, लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने दें, एक दूसरे को समझने का मौका दें, तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा गुडविल का एक बहुत बड़ा बैंक तैयार होगा। और ये जो पॉपुलर ओपिनियन बनेगी, ये शायद दोनों तरफ अपने अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, फौजी लीडरशिप है,
इन पर ये प्रेशर डाल सकेगी कि ये रिश्ते बेहतर हो सकें। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल सही है। यानी मैंने तो ये देखा है जितने हिंदू और सिख कभी लाहौर में आए हैं या पंजाब में या पाकिस्तान में आए हैं, लोग उनको घरों पे, दावतों पे बुला लेते हैं, तो लोगों के लेवल पे तो ये बकवास है नहीं। ये तो एक सोची समझी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हमारी तरफ से होता है। अब आपकी तरफ से भी होता है। मसलन मैंने कहीं लिख दिया कि देखें सारा कुछ है लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों में दोस्ती भी है इंडिया के अंदर। तो लिखा कि हम मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाते, ये आपको गलतफ़हमी है। नाउ इफ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ इन इंडिया समबडी डज़न्ट वांट एनी पीस आइदर। तो सिर्फ़ पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान से शुरू हुआ है, अब इंडिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं। आपके कई चैनल इतना एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग पाकिस्तानी नहीं सुनते वो। तो ये दोनों तरफ से जब होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो ये सारा ही जो चीज़ है ना बदलेगी, नॉट अंटिल देन। इश्तियाक साहब, आपने एक पागल हिंदुस्तानी का जिक्र किया जिसने ये कहा कि हम मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाते। मैं उसका ध्यान सिर्फ इधर खींचना चाहता हूँ कि ये 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले पर जब प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा भारत की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अगर कोई भारत की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहता है तो फिर वो इस तरह के पागलपन की बात नहीं कहेगा कि हम इस धर्म वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, हम उस जाति वाले से दोस्ती नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उनकी सिंसियरिटी पर हम यकीन ना करें। बहरहाल उम्मीद की किरणें दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ एक ख़ास तरह की चाहत है दोस्ती की। मैं भी पाकिस्तान कई बार गया और मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ कि हर बार जब मैं लौटा तो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि इस विश्वास से लबरेज होकर लौटा कि दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं वो दोस्ती चाहते हैं। हर बार मैंने ये महसूस किया कि मैं ज़्यादा एनरिच्ड होकर लौटा, ज़्यादा बेहतर इंसान बन के लौटा। ये जो 75 साल बीते हैं, आपने पाकिस्तान के इकनॉमिक्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के एजुकेशन, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में, इन सारे शोबों पर आपने रोशनी डाली। इन टिप्पणियों से कहीं कहीं निराशा झलकती है, पर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फ्यूचर में ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और इन सारे शोबों में मिलजुल कर तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।